Hello student, today we discuss about line emission spectrum of hydrogen. How actually this hydrogen spectra is formed. किसी कंटेनर में हाइड्रोजन रख के अगर उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया जाता है तो वहाँ से इमिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगर उसी रेडिएशन को हम पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू और उसे हम स्क्रीन में इंसिडेंट करवाते हैं तो स्क्रीन में हमें कुछ ऐसे लाइंस दिखते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। क्योंकि ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस है तो इन्हें कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और क्योंकि ये इमिट कर रहा है तो हम कहेंगे ये है हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ये एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ था। पहली बार इन स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किए थे एक स्वीडिश मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जॉन जैकब बाल्मर ने, इसलिए इसे बाल्मर सीरीज़ भी कहा जाता है। उन्होंने इन लाइंस पे डिटेल्स में स्टडी किया था। उन्होंने ये देखा कि ये जो पहला लाइन है ये इसका जो वेवलेंथ है वो 656 नैनोमीटर का है, दूसरा जो लाइन है उसका वेवलेंथ है 486 नैनोमीटर, तीसरे का 434 एंड फिर 410 नैनोमीटर। और इसके बाद उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया था। उन्होंने ये पाया कि जो वेवलेंथ है सबके लिए हम कॉमन फार्मूला बना सकते हैं। वो फार्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1,09,677 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो n है इसका वैल्यू होगा 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनिटी तक। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो पहला वाला लाइन है ये रेड कलर का, इस लाइन का जो वेवलेंथ है वो है 656 नैनोमीटर। अगर n की जगह 3 पुट किया जाए तो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली 656 नैनोमीटर के बराबर होगा। उसी तरह से अगर n की जगह 4 पुट किया जाए तो हमें मिलेगा 486 नैनोमीटर। उसी तरह से अगर n की जगह 5 पुट किया जाए तो हमें मिलेगा 434 नैनोमीटर एंड 6 पुट किया जाए तो हमें मिलेगा 410 नैनोमीटर। तो सिर्फ एक फार्मूला से हम सारे स्पेक्ट्रल लाइन के वेवलेंथ पता कर सकते हैं। फिर आगे और भी इसी तरह के लाइंस को डिस्कवर किया गया। अगर आप देखें तो बाल्मर के जो लाइंस थे वो विजिबल रीजन में थे। यहाँ पर ये कलर्ड लाइंस हमें दिख रहे हैं, लेकिन इसके आगे जब वेवलेंथ और कम हो जाता है तो ये अल्ट्रावायलेट रेंज में आ जाता है, तो ये हमें दिखता नहीं है। इस तरह से आगे थोड़ा सा बाल्मर सीरीज़ और बढ़ गया। आगे चल के और भी साइंटिस्ट ने और अलग अलग सीरीज़ को डिस्कवर किया था। वो ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, इसे नाम दिया गया था लीमन सीरीज़। इसी तरह से इंफ्रारेड रीजन में भी बहुत सारे सीरीज़ को डिस्कवर किया, जैसे कि पास्चन ने जो सीरीज़ डिस्कवर किया उसे पास्चन सीरीज़ कहा जाता है और ब्रैकेट ने जो डिस्कवर किया उसको ब्रैकेट सीरीज़ कहा जाता है। और भी बहुत सारे सीरीज़ डिस्कवर किए गए इन इंफ्रारेड रीजन, जैसे कि फंड सीरीज़। तो अब जो अलग अलग सीरीज़ है उनमें एक सिमिलैरिटी है। इस सिमिलैरिटी को डिस्कवर किया था एक स्वीडिश फिजिसिस्ट ने जिनका नाम है जोहान्स रॉबर्ट रिडबर्ग। इन्होंने एक कॉमन फार्मूला निकाला सब सीरीज़ के लिए। बाल्मर ने क्या किया था, एक सीरीज़ के लिए एक फार्मूला बनाया था, बट रिडबर्ग ने सारे सीरीज़ के लिए एक कॉमन फार्मूला निकाला था। वो फार्मूला है reciprocal of wavelength, that means wave number is equal to 1,09,677 multiplied by 1/n1 square minus 1/n2 square per centimeter। यहाँ पर n1 एंड n2 क्या है? n1 है 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी एंड n2 है n1 + 1 n2 + 1 अप टू इन्फिनिटी। अब चलिए इसका मतलब देखते हैं। सबसे पहले n1 का वैल्यू जब 1 होगा तब ये इंडिकेट करेगा लीमन सीरीज़ को। जब n1 का वैल्यू 2 होगा तो वो बाल्मर सीरीज़ को इंडिकेट करेगा, और जब n1 का वैल्यू 3 होगा तो ये पास्चन सीरीज़ को, और जब n1 का वैल्यू 4 होगा तो ये ब्रैकेट सीरीज़ को इंडिकेट करेगा। अब देखिए n2 का जो वैल्यू होगा वो होगा n1 + 1 n1 + 2 फिर n1 + 3, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। मतलब लीमन सीरीज़ के लिए अभी n1 का वैल्यू 1 है तो n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5 इस तरह से होगा।
तो यहाँ पर N2 का जो वैल्यू है ये 2 होगा, देन 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। अगर N1 की जगह पे आप 1 एंड N2 की जगह पे आप 2 वैल्यू पुट करते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो एग्जैक्टली मैच करेगा इसके वेवलेंथ के साथ। अब जब N1 का वैल्यू 2 है तो बाल्मर सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस समय N2 का वैल्यू होगा 2+1, फिर 2+3, फिर 2+4, इस तरह से। मतलब यहाँ इस लाइन के लिए ए होगा 3, N2 का वैल्यू ए होगा 4, देन 5, 6 एंड सो ऑन। बाल्मर ने ए वाला इक्वेशन डिस्कवर किया था। हम कह सकते हैं जो बाल्मर इक्वेशन है ये रिडबर्ग इक्वेशन का ही एक स्पेशल फॉर्म है। अब फिर आगे जब N1 का वैल्यू 3 एंड N2 का वैल्यू 4, 5, 6 पुट करेंगे तो इस तरह से आपको जो पास्चन सीरीज़ का जो ये स्पेक्ट्रल लाइन है इसके लिए करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगा। सो उसी तरह से ब्रैकेट सीरीज़ के लिए ए N1 का वैल्यू 4 होगा एंड N2 का वैल्यू 5 से स्टार्ट होगा, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बाल्मर इक्वेशन रिडबर्ग इक्वेशन से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए इन दोनों ने, ना तो बाल्मर ने ना ही रिडबर्ग ने, कोई एक्सप्लेनेशन दिया था। इसलिए इस फार्मूलाज को कहा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। इसे एक्सप्लेन किया था नील्स बोहर ने और उसके बाद हमें मिला बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ही एडवांस वर्जन है। So in next lecture we discuss about Bohr's atomic model.